लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा हमने और मीनिंग और डेफिनेशन देखा, साथ में हमने एक पूरी की पूरी एक अच्छी खासी केस स्टडी देखी थी। तो आई होप आपको स्केल समझ में आ गया होगा, मैं आपको किस लेवल पे इस सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास पहला आंसर, दैट इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे समझो प्रिंसिपल मतलब कुछ तौर तरीके हमें यहाँ पे सीखने हैं, ठीक है ना। किसके किसके रिलेटेड सीखना है, चीजों को हमें मैनेज करना है। मैनेज क्या, इतनी बड़ी कंपनी को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम जरा यहाँ पे चालू करते हैं हमारा काम। तो देखते हैं सबसे पहले क्या पॉइंट है। उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। द प्रिंसिपल यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या बोला गया, किसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है, द प्रिंसिपल यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो चीज आप यूज करोगे बिजनेस को मैनेज करने को, उसी को प्रिंसिपल्स बोला गया, और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर टू टेक डिसीजंस। ये क्या प्रोवाइड करती है, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइंस कि भाई बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, कौन से टाइम पे क्या डिसीजंस लेना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप काम करोगे तब, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है हमारे पास नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होना चाहिए, पहले तो भरोसा होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं हमारी काम की कदर होगी, ठीक है ना। और प्लस वो जो काम कर रहे हैं वो फर्म के क्या होना चाहिए, जो गाइडलाइंस है उसके साथ साथ चलना चाहिए, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सेंटेंस पढ़ो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड, वो जो बनाए जाते हैं टू गाइड, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो अच्छा काम करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें फायदा किसका, ऑर्गेनाइजेशन का है और एम्प्लॉय का तो है ही, क्योंकि इतनी सारी चीजें वो सीख रहा है। इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, दे फोकस ऑन इंप्रूविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी। ताकि ये फोकस कहां पे रहे, जो लोग जितने लोग काम कर रहे हैं सबकी मिला के क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ताकि बिजनेस एक्सपांड हो, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़े और एम्प्लॉय की भी सैलरी बढ़ेगी तभी, अदरवाइज प्रॉफिट होंगे नहीं तो एम्प्लॉय की सैलरी कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। क्या क्या नेचर है देखते हैं, ये प्रिंसिपल्स बनते कैसे, ये रूल्स। प्रिंसिपल अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं, इसको समझ लो रूल्स। क्या समझ लो इसको, रूल्स, ठीक है। एक सिंपल भाषा में अगर इसको आपको कहना है, स्कूल में क्या थे रूल्स थे ना, नेल्स काट के आने हैं, आपके मॉनिटर चेक करेंगे वगैरह वगैरह, उस तरीके के रूल्स थे, ठीक है ना। तो स्कूल में क्या करते थे, रूल्स बनाए जाते थे नए नए, ताकि क्या हो सके, रूल्स फॉलो। जैसे कि इंग्लिश में बात करनी सबको, ठीक है ना, ताकि क्या होगा, अगर जो बात नहीं करेगा उसको 1 रुपया फाइन देना पड़ेगा। तो जो भी रूल्स वगैरह इस तरीके से बनते थे, तो वही सेट करते थे प्रिंसिपल्स, और आगे चल के क्या करते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि हमें रूल फॉलो करना है। तो ये उसी के बारे में है, क्योंकि इतने सारे लोगों, बालाजी वेफर्स बराबर 5,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उतने सारे लोगों को एक साथ में लेके चलना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। तो अब देखो आगे क्या है, कैसे बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला देखो यहां पे पॉइंट ये रहा आपके लिए, बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास क्या दिया हुआ है, उसके पहले कोड लिख लेता हूं मैं, वो आपके बुक्स में तो है ही। PUBG ठीक है, PUBG तो पहला है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ग्रेजुअली विद थ्रू रिसर्च वर्क सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कैसे बनता है, एक तो रिसर्च से, उसके बाद है आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डाउनलोडिंग देम, बिफोर डाउनलोडिंग नहीं हो, बिफोर डेवलपिंग है। ठीक है। अब देखो जो एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे,
ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, वेफर्स खुद से पैक कर रहे थे वो वाला कहाँ है, इधर ही है, ये रहा। अब ये देखो वेफर्स खुद से पैक कर रहे थे तो उन्हें कुछ दिक्कतें आई, बराबर है। क्या दिक्कतें आई कि पैकेजिंग कर रहे हैं, कहाँ पे क्या होता है, वेफर सील बराबर नहीं हो रहा है तो कस्टमर को सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पा रहा है, और जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उसके अंदर क्या है, सिमिलैरिटी नहीं है, कहाँ पे पैकेजिंग हाथ से हुई है तो किधर सील आगे पीछे हो चुका है, किधर हो चुका है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें रीज़न थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखो प्रिंसिपल बना कैसे कि हमें क्वालिटी सही तरीके से पहुँचानी। क्या वर्ड था कि रिसर्च, कि देखा भाई हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सही तरीके से बनाएं, मशीन खरीदनी पड़ेगी ताकि वर्क को ऑटोमेशन बनाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अरे ये इससे काम हो गया, डेमो लेते हैं मशीन्स का, थोड़े दिन यूज करके देखते हैं, अच्छी लगी ग्रैंड स्केल पे इसको चालू कर दो, ठीक है। तो बिफोर डेवलपिंग एनीथिंग, एनी प्रिंसिपल, पहले उसको प्रैक्टिस करना है, उसे एक्सपेरिमेंट करना है, सक्सेस मिल रही है लार्ज स्केल पे उसको क्या कर दो, काम में ले लो, तो आपका काम इस तरीके से बनेगा। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स आर प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन प्रिंसिपल्स आर डेवलप। तो पहले इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पबजी का यू, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अगर देखो ओसी में है ना, मेरे ख्याल से तो आप कोडवर्ड्स याद ना रखो तो भी आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। देखो कैसे, प्रिंसिपल में रूल्स बनेंगे कैसे, मैं हमेशा ओसी में एटलीस्ट एक थियरी इस तरीके से घुमाना चाहूंगा आपको, कैसे ध्यान में रखना। पहला प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, रूल्स बनने चाहिए। रूल्स कैसे बनेंगे, पहले छोटे लेवल पे टेस्टिंग करना पड़ेगा कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। तो प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, तो यहां से पॉइंट बना, हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहला तो आपको समझ गया कि हाँ, चलो अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स बनने चाहिए, ये ऐसे तो होने नहीं चाहिए कि हम ही अप्लाई करें, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दे कैन बी अप्लाइड टू, कहाँ पर ये अप्लाइड होने चाहिए, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भले वो छोटे हो या बड़े हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई किधर भी अप्लाई करो। साइज है ऑर्गेनाइजेशन का, कि जैसे बालाजी वेफर देखा, और मैं खुद बनाता ना चाहता एडेप्टिव वेफर्स, तो भाई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बालाजी को टक्कर तो दे नहीं पाएगा, छोटी है, लेकिन प्रिंसिपल्स तो वही लगेंगे। मुझे भी तो मैनेज करना है एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी करना है, वेफर बनानी है, पैकेट में डालना है, बेचना है। बालाजी भी क्या कर रहा है, वही कर रहा है, पर एक ग्रैंड स्केल पे कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को भी तो वही करना है किधर, एडेप्टिव वेफर्स के अंदर, लेकिन वो क्वालिटी को मैच करना है, वो प्राइस को मैच करना है, आप समझ रहे हो। अदरवाइज कौन खरीदेगा एडेप्टिव वेफर्स को, क्योंकि बालाजी वेफर्स ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, मतलब अच्छी क्वालिटी दे रहा है कंज्यूमर्स को, तो ये उस हिसाब से। तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। फिर ये कहाँ पे लगना चाहिए, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के की मेंबर्स होते हैं, वो बिजनेस के पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। मिडिल लेवल में हो जाते हैं मैनेजर्स वगैरह, और नीचे जो होते हैं सबऑर्डिनेट, जो क्या करते हैं, बिजनेस को क्या करते हैं, एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं, ऊपर से जो पॉलिसी बन के आती है उसको। तो आप समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब है उसके बाद एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन बिग कंपनीज लाइक रिलायंस एंड ऑल्सो इन स्मॉल बुक स्टोर। सीधी सी बात है, क्योंकि जहां पे भी हो ऑर्गेनाइजेशन, काम तो वही करना है, बालाजी वेफर हो या एडेप्टिव वेफर्स हो, काम तो वही है। तो वो आपको काम के लिए आपको क्या करना है, मेहनत तो उतनी करनी है। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म कैसे करेंगे भाई, उसको पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो पहला पॉइंट। फिर ये बन गए पॉइंट बन गए, तो सब जगह अप्लाई होने चाहिए, छोटा लेवल हो बड़ा लेवल हो, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो आप जब अपने आप से बातें करोगे, आपको आंसर इस तरीके से फ्लो में अपने आप याद आएंगे, अपने आप को क्वेश्चन पूछते रहो। अगर ये देखो, ये पब फ्री, ये तो है, लेकिन पब एफसी लिंक कब तक आप इसके पीछे जाओगे, एक बार इको में पढ़ी रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो जहाँ पे जरूरत है वहां पे मैं आपको बोलूंगा, बाकी जगह पे आप फ्लो में याद करो, बाकी आपके ऊपर है, आपके पास स्मार्ट कोड है, आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें एग्जाम में आंसर से मतलब है। नेक्स्ट, बिहेवियरल इन नेचर। अभी स्ट्रिक्ट रूल्स तो हो नहीं सकते कि ऐसा बोला मतलब ऐसा ही करना है, आप समझ रहे हो चीजों को क्या बोल रहा हूं मैं, चीजों में बदलाव होगा, ठीक है। क्या बदलाव होगा कि सिचुएशन डिमांड करेगी। जैसे अभी कोविड हुआ तो लोग क्या करते थे, पहले ऑफिस में जाके काम करते थे, सबके दिमाग में वही था, भाई घर से बैठ के काम हो ही नहीं सकता है,
पर सिचुएशन ने डिमांड की, लोगों को घर पे बैठना पड़ा, ट्रैवलिंग सब रुक चुकी थी, तो लोगों ने घर पे काम करना चालू किया कंप्यूटर से, जो कंपनी ने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में, ठीक है। शिफ्ट होना पड़ा उनको, अपने बिहेवियर नेचर में चेंजेस लाने पड़े। तो देखते एक बार रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, सीधी सी बात है, बहुत जन का यहाँ पे डिसीजन सब मायने रखता है, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स। यही तो चीज में हमने देखा कि लोगों को लगना चाहिए कि भाई इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वहां का मैनेजमेंट अच्छा है, हमें भी उस लेवल पे पहुंचना है, उस कंपनी में हमें भी मैनेजर बनना है, हमें उनका पोस्ट ऊपर का चाहिए, तो हमें वहां पे स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है ना, हमें उस कंपनी का डायरेक्टर बनना है, ठीक है, तो क्यों नहीं बनोगे, ठीक है, अपनी काबिलियत वहां पे प्रूव करो, आपको प्रमोशन, इसीलिए तो प्रमोशन दिए जाते हैं। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो ये बिहेवियरल है इन नेचर, ठीक है ना। आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाते हो तो आप क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेबल पे रखते हो उसकी आपको कदर की जाएगी और आपको प्रमोशंस वगैरह दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। अब पहला पॉइंट क्या था भाई, प्रिंसिपल्स बनाने मतलब रूल्स बनाने। रूल्स बनाने मतलब पहले आपको टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ये रूल्स क्या होने चाहिए, सब जगह अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है रूल अप्लाई करेंगे इंसान पे तो बिहेवियर इन नेचर, और उसके बाद बार एक जनरल गाइडलाइंस तो देनी। कोविड के लिए बार बार गवर्नमेंट क्या देती है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस। ये क्या था, एक तरीके का मैनेजमेंट ही तो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कैसे पीपी किट्स टाइम पे पहुंचानी है, बराबर है, कैसे दवाइयों क्या करने लाना है, एंटीजन टेस्टिंग किट है वो पूरे स्टेट में हर जगह पे, हर तालुका में, हर हॉस्पिटल्स में पहुंचानी है, आप समझ रहे हो। तो ये क्या लेवल का ऑपरेशंस किया गया था उस टाइम पे, बराबर है कि नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है जनरल गाइडलाइंस में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन हैंडलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस। तो ये जब सिचुएशंस होती है उसको हैंडलिंग करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, जैसे हम एसओपी बोल ले, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस बोल लो, तो उसके अंदर आपको क्या क्या फॉलो करना है प्रॉब्लम्स में, उसके बारे में पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट रिजिड, आपको उसको टाइम के हिसाब से चेंज, गवर्नमेंट ने भी क्या बोला था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वहां पे वो डिसीजन ले सकते हैं उनके हाथ में, क्योंकि उन्हें सिचुएशंस पता है। दिल्ली से कोई ऑर्डर आएंगे, वहां से भाई यहाँ पे क्या चल रहा है मुंबई में पता नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसे गाइडलाइंस दे दी कि आप ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, आपको आपके इधर जो ठीक लगता है आप इसके अंदर चेंजेस कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये रिजिड बना नहीं सकते। सो देयरफॉर दे आर नॉट रिजिड। Which management principle are to be applied depend upon the situation, size, nature and organization। तो कौन से प्रिंसिपल्स को आपको अपनाना है, कौन सी चीजें सही होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस लेवल पे, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बालाजी वेफर्स की फैक्ट्री 4 जगह पे है, ठीक है, ये रहा राजकोट, वडोदरा, इंदौर, वलसाड़। अभी कुछ चीजें होंगी आप समझो जरा, इंदौर अलग है और राजकोट, वडोदरा और वलसाड़ गुजरात एमपी है, इंदौर में, बराबर है ना। तो फिर वहां पे ठीक है ना, तो इंदौर कहां पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, बराबर है। अब आप जरा एक चीज समझो, अब हमें ये चीज पता है कि गुजराती लोग ज्यादा यहाँ पे काम करेंगे, कोई लेबर्स वहां के होंगे, एमपी में एमपी के लेबर्स हो गए, सिंपल सी बात है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये कोई रीजनल नहीं बात कर रहा हूँ, ज्यादा लोग वहां के लोग होंगे काम पे, लोकल्स होंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात जरा समझो, अब डिसीजन लिया गया है कि नाश्ते में जो नाश्ता किया गया है एम्प्लॉयज के लिए, जो खाने पीने की चीजें रखनी है, तो यहाँ पे गुजराती आइटम्स होंगे, वहां पे उधर के आइटम्स होंगे। तो अब आप बोले कंपनी ने बना दिया हेडक्वार्टर से कि भाई यही नाश्ता होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अरे इंदौर में पोहा ज्यादा खाते हैं तो पोहा नाश्ते में ज्यादा होने वाला है। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड चीजें अपने आप चेंज कर लो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि चीजें रीजनल बैलेंस से अलग अलग चीजें चलती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आप स्टैंडर्ड बना नहीं सकते हो। ये उस पॉइंट का क्या है, मेन एक्सप्लेनेशन है। इसलिए मैंने पहले इन्वेस्ट किया था टाइम इतना, ताकि मैं आपको पॉइंट्स रिलेट कर पाऊं और आप भी अच्छी तरीके से समझ सकोगे। फिर है आपके पास जनरल गाइडलाइंस के अंदर, दे आर नॉट रिजिड। Which management principle are to be applied depend upon the situation, size, nature and organization. Example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size, financial condition of the organization। मतलब क्या लोगों को अच्छा वेतन देना है, मतलब क्या प्रॉफिट कमाएंगे तो अच्छे से पेमेंट दो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे।
अगर प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन में तो पेमेंट कम हो जाएगी। तो ये फेयर बोला गया, तो ये वर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब इस सिचुएशन में जो कोविड की सिचुएशन हुई, लोगों की सैलरी कटी बराबर, लेकिन जॉब से निकाला नहीं गया बहुत जन को, तो ये मतलब फेयर की डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कम करो एटलीस्ट वो बाकी लोगों को पेमेंट तो हो जाए, जॉब ना छूटे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं। आप पहले 4 पॉइंट को पढ़ो, याद करो जैसे मैंने आपको फ्लो पढ़ाया, बाकी पबजी एफसीए तो है ही है। नेक्स्ट स्टेप फ्लेक्सिबिलिटी। अब 4 पॉइंट रिवाइज करते हैं। क्या था? पहले सबसे पहले रूल्स बनाना, प्रिंसिपल्स रूल्स रूल्स बनाने कैसे बनाने भाई, कैसे बनाओगे रूल्स? पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बराबर, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब ये जो बना तो दिया भाई, सब जगह अप्लाई होना चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन होने के बाद ठीक है ना, क्या होगा? ये ह्यूमंस लोगों पे लगेगा ना, इंसान लोगों के ऊपर तो प्रिंसिपल होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? दैट इज बिहेवियरल चेंजेस, बराबर है ना, तो बिहेवियर इन नेचर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास? एक स्टैंडर्ड तो बना दे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वगैरह, तो उसके लिए क्या पॉइंट था? स्टैंडर्ड मतलब जनरल गाइडलाइंस। अब नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो चीजें थी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना, टाइम के साथ चेंजेस होने चाहिए इसके अंदर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है ना, रबर की तरह चेंजेस आते रहने चाहिए, नहीं तो टाइम के साथ भाई बदलोगे नहीं। नोकिया कंपनी, आपने इतना नाम तो सुना ही होगा ना, कनेक्टिंग पीपल, नोकिया फोन, आज की तारीख में क्या हालत है उनकी, बराबर है, समझ लो। अच्छा फिर भी स्टेबल है, उनको अपना मोबाइल डिवीजन बेचना पड़ा दूसरे को, HMD ग्लोबल करके कंपनी है, वो उनका क्या कर रही है, जो गुडविल जो नाम है वो यूज करी, मैन्युफैक्चरिंग वो करी, नोकिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है ओरिजिनल, ठीक है ना, उन्होंने वो बेच दिया लाइसेंस उनको। तो ये कैसे हालत हुई? एंड्रॉयड उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने सिम्बाइन करके उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पर चलाते थे, फिर विंडोज पे चले गए। अगर वो विंडोज पे नहीं जाते या विंडोज के साथ साथ एंड्रॉयड का भी सिस्टम ले लेते, ठीक है ना, गूगल से, तो उनका सोचो कितना अभी भी मोबाइल शायद वो कंपनी होती, पर उसकी अलग ही स्टोरी है, जाने दो। सो दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये ऐसे होने चाहिए जो प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं, विच कैन बी मॉडिफाइड according to situation. As business situation keeps on changing, this principle can be modified and change and can be modified and can be used in organization according to the need. तो ये use कैसे होने चाहिए? According to the need. Example, with change in technology, application of management प्रिंसिपल चेंजेस। सिंपल सा बात है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो मैनेजमेंट को भी नए इक्विपमेंट्स लाने हैं, वो टेक्नोलॉजी को क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज कंपटीशन के पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। फिर है सी, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पबजी जो था ना, उसके बाद FCA, तो F और ये C आ गया, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या है यहाँ पे जरा देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। तो ये जो कॉज और पर्टिकुलर इफेक्ट है, इसका कुछ तो मतलब होगा, क्या मतलब है देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प टू डिटरमाइन, ये हमें मदद करती है डिटरमाइन करने में, क्या क्या चीज में मदद करती है भाई, कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिसीजन लिया और वो सही निकला कि सही नहीं निकला, क्या आपको उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए। जैसे टाइमिंग, क्या टाइमिंग रखना ऑफिस का 9 to 6 रखना है कि 10 to 7 रखना, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। ब्रेक कब देना है, कब लोग क्या किस हिसाब से चल रही है उनकी लाइफ, उस हिसाब से आपको देखना है। क्या ओवर टाइम कराना है तो एक्स्ट्रा पैसा कितना देना है, कौन लोग रुक सकते हैं कौन नहीं रुक सकते हैं। आपको अपने एम्प्लॉय को खुश रखना है, जबरदस्ती आप नहीं बोल सकते हो हर एक को ओवर टाइम करना जरूरी है, वो अपना काम करके जा रहे हैं। ओवर टाइम कराना है तो आपको वैसी फैसिलिटीज देनी है, उनको एक्स्ट्रा पैसा देना है। आप समझ रहे हो क्या चीजें हैं। Therefore they are based for taking decision, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव। ये बात कर रहा था ना मैं आपको, इंसेंटिव मतलब अगर वो काम ज्यादा कर रहे हैं, उनको जो बोला गया है तो उनको इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट, इससे क्या होगा, आउटपुट अच्छा निकलेगा, ताकि एम्प्लॉय को लगे हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, अरे भाई क्यों मेहनत करें, इतना ही तो पैसा मिलने वाला है, तो क्या करना है मेहनत करके। तो जो कॉज एंड इफेक्ट की भाई जितना क्या आप पैसा खर्चा करो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट,
अगर आप अच्छा एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो सेल ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इंक्रीज होना चाहिए। अभी आपका क्या हो रहा है, आप एडवर्टीजमेंट करते जा रहे हो, पैसा खर्चा करते जा रहे हो, पर सेल्स बढ़ ही नहीं रहे। इसका मतलब आपकी कुछ तो गलती है आपकी स्ट्रेटजी में, आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, बराबर है कि नहीं है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको पता चलते हैं ड्यू टू आपके जो प्रिंसिपल्स बनाए गए उसके साथ। FCA एक लास्ट पॉइंट है, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस। आप कोई चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑल प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दे हैव टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली फॉर कंप्लीट अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल्स। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज चलती है ना, ये बिजनेस के गोल के लिए, जैसे कि बालाजी वेफर्स, हमें पूरे वर्ल्ड में हमको हमारी वेफर की खिलाने हैं, बराबर है, उनका ऐसा गोल है, बराबर है कि नहीं है। तो उनको क्या करना है, और पहले तो इंडिया को खिला ले अच्छी तरीके से, और वो कर भी रहे हैं। तो उनको और फैक्ट्रीज अभी उन्होंने लॉन्च की, बराबर है, क्यों, उन्होंने सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, आउटपुट बढ़ाने को देख रहे हैं, उनका प्रोडक्ट चल रहा है तभी तो देख रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज उस एक काम के लिए लगती है, आप समझ रहे हो। सो इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर ऑन अदर्स, अगर कोई चीज पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो वो चीज तो पानी में जाने वाला है आपका काम, बिजनेस पूरा का पूरा। तो ये होना नहीं चाहिए। तो मोर ऑन अदर्स आर नॉट फॉलोड विद सम फोकस देन इट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लियर इंडिकेशन है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपको क्या होगा, तकलीफ फेस करना पड़ेगा। अब पढ़ो आराम से, पबजी FCA से भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने देख लिया था ना स्लाइड, यहां से रखता हूं मैं। चलो अब वापस से स्टार्टिंग से रिवाइज करता हूँ। फ्लो क्या रूल्स बनाना है, रूल्स बनाना मतलब क्या भाई, कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो तो हो गया। फिर ये जो रूल्स बना दिए कैसे होने चाहिए भाई, यूनिवर्सल सब जगह अप्लाई होना चाहिए, छोटा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सब जगह। फिर ये तो अप्लाई तो हो गए, उसके बाद क्या करना है हमें, ये सब चीज़ें इंसान लोग डील करेंगे, दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो ये फ्लो याद करो, अपना आंसर्स अपने आप बनता जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जनरल गाइडलाइंस बनानी है। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या हो गया कि भाई स्टैंडर्ड चीज़ें तो बना दी, लेकिन उसके अंदर चेंजेस लाना है तो वो ला सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो भी चीज़ें बन गई, ये सब क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना नहीं चाहिए। उसके बाद ये चीज़ें आपको क्या सिखाती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सिखाती है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रिंसिपल बनाए आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। किसी को आप एक को ध्यान दोगे तो वर्किंग आपकी अफेक्ट हो जाएगी, या कुछ को ज़्यादा ध्यान दोगे कुछ को नहीं दोगे तो ये आपके काम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पहला आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अब तक हमने क्या देखा, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा। नेक्स्ट क्या देखा हमने अभी यहाँ पे, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल देखा। ठीक है, तो अब हमारा 2 आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसी लेक्चर में हम सेकंड वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो पहले इतना पढ़ लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दैट इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पे आंसर लेंगे, दैट इज नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या उसके रीजंस है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के रूप में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, द प्रिंसिपल यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या बोला गया, सेम है भाई, चेंज द वॉइस ही तो है, और क्या है, प्रिंसिपल यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो जो प्रिंसिपल आप यूज करते हो मैनेजमेंट करने के लिए किस चीज का, बिजनेस का, उसे ही आप कहोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्या दिया हुआ, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर टू टेक डिसीजन। तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैनेजर को क्या करते हैं, डिसीजन लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा पहला आंसर इसके, तो वो यही तो चीज आपको बता रहा था कि ये क्या करता है, मदद करता है डिसीजंस लेने में, किसको, मैनेजर्स को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, ताकि क्या हो, वो लोग क्या कर सके, अपने काम में
अच्छे तरीके से मेहनत करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो और उन्हें भी क्या मिले, प्रमोशन मिले, बराबर है ना। तभी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेंगे, ज़्यादा देर तक काम करेंगे। अभी देखो कोई किसी को बांध के रख सकता है क्या? उनको अच्छा लग रहा है कि इधर और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह जॉब करने चले जाएंगे, बराबर है कि नहीं है। तो वो वहाँ पे ही रहने चाहिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने काम सीखा है उन्होंने, तो वही स्किल्स वो दूसरी जगह पे जाके अप्लाई कर देंगे। तो इसकी वजह से उनको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए जो उन्हें इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय को, ताकि वो उधर ही रहे और अच्छे से मदद करे, उनका भी ग्रोथ हो और उन्हें क्या मिले, प्रमोशन मिले, पैसा सैलरी वगैरह सब अच्छा मिलता रहे, तभी तो वो वहाँ पे रुकेंगे, अदरवाइज वो दूसरी जगह चले जाएंगे। They focus on improving overall efficiency of the organization। तो फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाने के अंदर, ठीक है ना कि बस काम चल रहा है, एक डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जो पूरी की पूरी जो बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ आ नहीं पाएगी। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहां पे आपके पास स्मार्ट कोड आ जाता है। पुस्ट एच, पी से क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स टू द मैनेजर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेटर, ठीक है, एल नहीं है वो बेटर है, तो अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन बेटर की अच्छे तरीके से वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके और अपना काम कर सके, क्योंकि उसे उसके कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर वो तो पता होना चाहिए ना जो काम कर रहे हैं, अदरवाइज कैसे वो घुल मिलेगा उस एटमॉस्फेयर के अंदर और कैसे काम चलेगा। इट अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, तो जो सिचुएशन है उसे वो समझते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू वेरियस सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, तो अंडरस्टैंडिंग है, फिर क्या है आपके पास, फाइंडिंग सॉल्यूशन है, बराबर है, तकलीफ समझ में आएगी तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज उसका कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड इन द is based on the experience of various professional people. Managers can use their experience in solving ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो पहले कुछ प्रॉब्लम्स हुए रहेंगे उसका क्या सॉल्यूशन निकाला रहेगा, प्रोफेशनल लोग होंगे उनसे बातें की गई होंगी, तो उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आप कभी बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करेगा, पहले देखेगा बराबर है पल्स वगैरह, फिर क्या करेगा उस तरीके से वो लगाता है ना, इस तरीके से देखता है हार्ट बीट्स वगैरह बराबर है कि नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से वो दवाई देता है। दवाई तो बहुत सारी है पर कौन सी दवाई देनी है, ठीक है, ये डॉक्टर की एक्सपर्टीज डिसाइड करती है। तो ये वही चीज़ है कि कौन सा प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडलाइंस रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर टाइम पे हमें पता चल जाता है, डॉक्टर सही इलाज कर लेते तो पैसे भी बचेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जो वेस्टेज होगा, जो टाइम का, रिसोर्सेज का, पैसों का, वो सब चीज़ें क्या कर पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे। एंड हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। मेन एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होना, तभी तो आप लोगों को वहां पे जॉब सिक्योर रहेगी, अदरवाइज जॉब कैसे सिक्योर रहेगी, कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो पुस्ट के अंदर पहला पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर, की जो मैनेजर है उसे कंपनी के बारे में अच्छे से पता चल जाए, जहां पे वो काम करे, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उसे अच्छे से जानकारी मिल जाए। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फर्म की, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है यहाँ पे देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो अच्छी तरीके से यूज करो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, अभी आज की तारीख में देख लो,
प्लास्टिक का उपयोग कम, ये है ना BPA फ्री, तो ये क्या है, जो केमिकल होते हैं उससे फ्री, ताकि लोगों को भी क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, इजीली क्या हो जाए, वो रिसाइकल हो जाए। प्लास्टिक जो है डिकम्पोज होता नहीं है। ये सब दिख रहे हैं बाम्बू मटेरियल, आज की तरह पेन, प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं लोग, बाम्बू से बनी हुई पेन है या पेपर से बने हुई पेन है, बराबर है कि नहीं है, तो ये रिसाइकल हो सकते हैं। बैग देखो, जूट बैग है, बहुत सारे स्टेट में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार यूज करते हो फेंक दो, तो वो वापस से क्या होता है, उसका रिसाइकल नहीं किया जाता है, तो वेस्टेज है। तो कंपनी को भी ये समझ में आ रहा है कि गो ग्रीन, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट यूज करे, अच्छे प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल से बनाएंगे प्रोडक्ट्स, ताकि लोग क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे और एनवायरनमेंट इफेक्टिव रहे वो, ठीक है, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। तो ये भी अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये इसके ऊपर है, पॉइंट है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द व्यू ऑफ हैंडलिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट को गाइड करते हैं कि उन्हें पता चले, क्या पता चले, दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की लोगों के तरफ, क्योंकि लोग ही कंपनी को बनाते हैं, लोग ही प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो वो पैसा दे रहे हैं, तभी वो एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं, रॉ मटेरियल को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तभी उनकी क्या कर रही है, कंपनी चल रही है सही तरीके से। दिस हेल्प्स द मैनेजमेंट टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, इसके वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं एट अ रीजनेबल प्राइसेस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशनल मार्केट और फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना, और फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी, ठीक है ना, ताकि एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ अफेक्ट ना हो, उन्हें बराबर इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, ग्लोव्स मिलने चाहिए, बराबर है, जैकेट मिलनी चाहिए, हैट मिलना चाहिए, बराबर। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट को भी नुकसान नहीं होगा और जो काम कर रहे हैं उनको भी कोई फिजिकल क्या बोलते हैं, डैमेज होना नहीं चाहिए, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। Therefore, business organization should focus on developing eco-friendly products, देखिए वो एनवायरमेंट की वो प्रोडक्शन ही वैसा करेंगे तो लोग वैसा ही कंजम्पशन करेंगे, प्लास्टिक उधर से ही बंद हो जाएगा तो मार्केट में प्लास्टिक दिखना ही कम हो जाएगा और लोग भी उसे क्या करेंगे, कम यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साइंटिफिक डिसीजन, दैट इज पुश ना, PU, अब आ रहे हैं हम S पे। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन, तो डिसीजन कैसे होने चाहिए, सिस्टमैटिक और कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ताकि आगे चल के किसी को कोई दिक्कत ना हो, एनवायरनमेंट जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उनके लिए भी रिसोर्सेज बची हुई रहे, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू टेक साइंटिफिक डिसीजन सो दैट दे डोंट हैव टू फॉलो द ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, सही हुआ तो अच्छी बात है, जो सोचा वैसा नहीं हुआ तो फिर पैसा ज़्यादा यूज हो जाएगा, इसके से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए ताकि साइंटिफिकली और आपको पता रहे कि जो भी काम कर रहे हो आप क्या हो, सक्सेसफुल इसके अंदर काम हो, अदरवाइज क्या होंगे, लॉसेस होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। सो दे डोंट हैव टू फॉलो ट्रायल एंड एरर मेथड every time. With the use of various management principle, manager can analyze various situation and form various alternatives to get desired result. तो क्या मिले उन्हें, एक desired result मिलता रहे। फिर है हेल्पफुल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट के बाद मैं आपको पढ़ने देता हूँ, फिर 4 पॉइंट ही रहेगा, तो ये आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा अपना। Helpful efficient utilization of resources. In every organization, 2 type of resources are used, that is physical resources, that is material, machine, and human resources. आप सोचो ना, कुछ भी चीज प्रोडक्शन करना है, विदाउट मैन पावर और विदाउट रॉ मटेरियल, विदाउट मशीन कोई काम होने वाला है क्या? आज छोटे से छोटी चीज के अंदर भी मशीन का उपयोग लिया जाता है, बिना उसके काम चलता नहीं है। तो 2 टाइप के रिसोर्सेज यहाँ पे लिए जा रहे हैं, एक तो है आपका फिजिकल रिसोर्स और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स। So the basic function of management is to optimum utilization of resources and controlling wastage. तो पैसा अगर फालतू में लॉस होगा, ठीक है, पैसा लॉस कैसे होगा, अगर प्रोडक्शन चल रहा है, रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं आया तो काम हो गया, लोगों की पगार चली गई, इलेक्ट्रिसिटी लग गया, ठीक है ना, रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया और आउटपुट प्रोडक्ट जैसा चाहिए था वैसा आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, इसके रीजंस क्या थे भाई, एक चीज़ अच्छे से यूज़ नहीं हुई, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं हुई। लॉस किसको सहना है, कंपनी को सहना है। एम्प्लॉय ने काम किया, उनको तो पैसा देना ही देना है, भले प्रोडक्ट बिके या ना बिके, तो उनकी सैलरी हो तो देनी है। तो बेसिक फंक्शन ऑफ दिस रिसोर्सेज एंड कंट्रोलिंग वेस्टेज, मैनेजमेंट यूज दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये यूज किया जाता है टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ताकि लोग क्या हो, फटीग ना हो, सही तरीके से काम करे, कोई ह्यूमन एरर की वजह से भी नुकसान कंपनी को फेस करना ना पड़े। जैसे बालाजी वेफर, बराबर है, वो टेस्टिंग करते बैच में,
जो पोटैटो जो आया है वो सही क्वालिटी का है कि नहीं है। अगर वो सही क्वालिटी का नहीं है, वेफर्स अच्छे बनेंगे नहीं, पूरा बैच अच्छा नहीं होगा, वो वेफर पैक करके भेज नहीं सकते। सोचो उतने टाइम का कॉस्ट उनको लग गया, ठीक है ना। तो इट हेल्प इन डेवलपिंग कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज which increase efficiency level of the employees, also affect the effective administration। सब अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा किसी का, तो काम भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये वही है, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में क्या करती हैं, मदद करती है। तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीज इन लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अच्छे स्टैंडर्ड्स मटेरियल मिलेंगे काम करने के लिए, मशीन नहीं होगी, ठीक है ना, अपडेटेड होगी, तो उसकी वजह से काम करने के भी सबको आसानी रहेगी। तो आप प्लीज़ इतना पढ़िए। सब कुछ आपके नोट्स में है, 3-3 4-4 पॉइंट पढ़ो, उसको ही बार बार रिपीट करो, एटलीस्ट क्लास के अंदर आपका हेड पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। PUSHE पे आ चुके हैं अभी हम, रिसर्च एंड डेवलप। अब इस पे तो मैं क्या बताऊँ आपको, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी केस स्टडी में हमने पढ़ा था। क्या चल रहा है ये रिसर्च एंड डेवलप, बहुत सारे मसाले दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, वो मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो क्या बने, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अंदर यूज़ होगा, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ हो। तो ये पहले टेस्टिंग कर रही है, देखो ओनर जो है वो वहाँ पे खड़े हैं, उनका ध्यान है पूरा का पूरा प्रोडक्ट पे, क्योंकि वो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम की बनाना है कि नहीं बनाना है, ओनर को भी तो पैसा लगाना है, क्या ये बिकेगा नहीं बिकेगा। तो छोटे से बैच में टेस्टिंग कर ले, फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया है, क्या ये मार्केट में चलेगा, क्या आपको लगता है इसके अंदर, आपने इसको खाया है, आपको कैसा लग रहा है, बराबर है। अभी जो बना रहा है उसको तो अच्छा ही लगेगा, तो उनके प्रेफरेंसेस क्या ज़्यादा तीखा तो नहीं है, क्या उसे कम तीखा रखना है, क्या ज़्यादा स्पाइसी रखना है, क्या ज़्यादा चटपटा रखना है, कि चटपटा नहीं रखना है, बराबर है कि नहीं है। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में मसाला होना चाहिए। तो ये रेसिपी एक बार बनेगी, प्रोडक्शन बहुत सारा होगा और मार्केट में जाएगा, एक वेफर का तो जाके टेस्टिंग नहीं हो पाएगा, तो बैच वो पहले क्या करेंगे, या तो एक मार्केट में टेस्ट करेंगे, गुजरात में देखते कैसा है, फिर महाराष्ट्र में भेजेंगे, फिर पंजाब में भेजेंगे, आप समझ लो, फिर राजस्थान में भेजेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक मार्केट में पहले टेस्ट कर ले प्रोडक्ट को, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे R&D की करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज R&D। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर टू बीइंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम, क्योंकि कंटिन्यू इंप्रूवमेंट आना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के अंदर भी। एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट अडॉप्ट न्यू ट्रेंड एट द वर्क प्लेस ऑटोमेटिकली, दे डेवलप साइंटिफिक अप्रोच, समझ रहे, साइंटिफिक अप्रोच हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कम होंगे, टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ रहे हैं, लैब कोट पहन के, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई इंग्रेडिएंट्स की वजह से अगर वो उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रह जाता है, पैकेट जब आप खोलोगे तो पूरा आपको खराब मिलेगा, तो वो पैकेजिंग भी सही होनी चाहिए। तो R&D इस तरीके से उसमें काम आती है, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो दे डेवलप साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नया सेल बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगी, कंपनी की ग्रोथ ही होगी। तो एग्जांपल, R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक, नए प्रोडक्ट, नया काम इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। तो क्या करना है, कैसे कैसे हर चीज़ में हम इंप्रूवमेंट लाते रहें, ऐसे ही आपको भी अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट लानी, कैसे स्किल्स बढ़ाए, कैसे नया काम सीखे, कैसे आगे बढ़े, ये क्वेश्चन हमेशा आपको काम में आएंगे और अपने आप को पूछते रहो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मार्केटिंग प्लान, क्या आइडिया है, क्या स्ट्रेटेजी लगा है, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या मार्केट में नया चलेगा, और ये R&D होना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट 2 पॉइंट से बहुत सिंपल है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। भाई
चार चार कंपनी, राजकोट, वडोदरा, इंदौर और एक जो थी, चारों जगह पे कोऑर्डिनेशन चलना चाहिए। ये तो मालूम पड़ा एक ही जो प्लेन फ्लेवर आता है बालाजी का, सब जगह वही बना रहा है, मार्केट में बाकी सब चीज़ों की शॉर्टेज हो गई। तो आप समझ लो इतने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 50 से 60 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो सोचो सबका उनको क्या करना है, लेवल रखना है, बराबर है ना। मार्केट में सब प्रोडक्ट कौन सा बिकते हैं, कौन सा ज़्यादा बिकता है, किसका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, सब डिसीजन तो वही लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन के अंदर वहाँ पे काम आता है। तो एक बार रीड करते हैं। It is difficult to generate coordination and cooperation among different employees working in different departments. सोचो एक किधर है, इतनी बड़ी एकर्स में फैक्ट्री है, कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, वहां पे उसको बोला था भाई आलू काट के रेडी रखना, आलू कटे हुए नहीं, यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एम्प्लॉय के अंदर कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स। अब वो अकेला मैनेजर कहाँ 100 जन को, हर एक जन को ध्यान देगा, तो उसको छोटी छोटी टीम से डिवाइड करना है। तो ये ऐसे ऐसे चीजें उनको अप्लाई करना पड़ता है बिजनेस में। तो मैनेजमेंट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज का मैनेजमेंट क्या करता है, गाइडलाइंस देता है कि भाई आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे आपको काम करना है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद अच्छा सॉरी 6 पहले था तो वो आप देख लेना, वो अपना एक मिनट पुश था ना, PUSHED, तो ई मैंने DH मैंने पहले पढ़ा दिया, तो अब पहले ED पे आ जाते। डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। Manager have to take many decisions on daily basis. If they approach every issue subjectively from a personal point of view, then they may be biased while taking decision. However, management principle help. Management principle क्या बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, एक ऑब्जेक्टिव बनाओ, क्या आपको करना है, आज का दिन का क्या आपका एजेंडा है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अप्रोच क्या, दिन में हमें इतना तो पढ़ के रहना है, ये हमारा एजेंडा है, इतना हम देख के ही रहेंगे, इतना हम काम करेंगे, इतना लेक्चर्स हमको देखना है, इतना हम आंसर लर्न करेंगे, 3 आंसर दिन का हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसे बांट लो, उतना पढ़ लो पूरे दिन में। तो आपका क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव आपके पास है तो आप उसे अचीव करोगे। नहीं तो अरे बुक खोला, क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करें, घंटा ला रहा है, बंद कर दिया। आपके पास गोल ही नहीं है, आपको क्या पढ़ना है, दिन का आपका एक्शन प्लान ही नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। However, management principle help management to develop an objective approach. तो आपके जीवन में भी ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। Which consider factual evidence while making decision. This helps to make the manager more efficient and decision making becomes smooth. It builds confidence in the minds of manager. ये क्या बनाता है, कॉन्फिडेंस बनाता है किसके, इसमें, in the minds of manager. तो यहाँ पे हमारा सेकंड आंसर भी कंप्लीट हुआ है। आप प्लीज इसको कैप्शन के साथ भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आंसर अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और जब भी आप थर्ड पढ़ोगे तो आपको पहले 2 आंसर पे रिवीजन करना है, उससे कैप्शंस होने चाहिए। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ओसी लिखना बहुत है, समझने में टाइम नहीं लगेगा, कैप्शंस याद हो जाएंगे, फिर आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इको कैसा है, आपको कुछ वर्ड्स है ना जो वैसे के वैसे ही होने चाहिए, वैसे के वैसे ही दिखने चाहिए, क्योंकि वो मीनिंग पूरी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। इको थोड़ा सा समझने में मुश्किल, लेकिन एक बार समझ के अच्छे से लिख लोगे। ओसी बिल्कुल भी नहीं है समझने में मुश्किल, पर लिखना तुमको ज्यादा पड़ेगा, आंसर्स बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेवल पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। उसके बाद 2 आंसर्स है छोटे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है। प्लीज रिवाइज करते रहना, तभी फायदा, और साथ साथ में पढ़ के कंप्लीट कर लो, तो आपको कोई प्रेशर भी नहीं होगा पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना।